हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है। आइए 7 जून की करंट अफेयर्स को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो लोग डेली संस्करण को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, भूलेगा नहीं। और हाँ, हम वादा करते हैं आपको निराश नहीं होने देंगे। हम वही करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नाम के लिए 10 क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं, इनकी काफी डीप स्टडी करने के बाद ही लेके आते हैं। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में कितने सदनों में दो सदनीय विधायिका है? बायकैमरलिज्म की बात हो रही है, जैसे सेंटर में अपर हाउस लोअर हाउस होता है ना, राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही पूछ रहा है कि राज्यों में ऐसे कितने राज्य हैं। यहाँ विधानसभा विधान परिषद है, तो ऐसे ए 7 राज्य, बी 6 राज्य, सी 9 राज्य या डी 5 राज्य। इसका सही उत्तर है बी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 6 राज्यों में बायकैमरलिज्म है। ठीक है, वहीं आगे देख लेते हैं संविधान के किस पार्ट में दिया गया है हमारा विधानसभा और विधान परिषद। तो ध्यान रखिए, भाग 6 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। ये ध्यान रखिए, विधानसभा को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ध्यान रखिएगा। वही 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन से हैं? बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, बम तक। इसको अपने हिसाब से स्टेट को आप रिऑर्गेनाइज करना, तो देखिए बम तक से याद रहेगा। वहीं आइए देख लेते हैं संविधान के किस पार्ट में विधानसभा और विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 6 में राज्य कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक उल्लेख किया गया है विधानसभा और विधान परिषद का, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। वहीं 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन से हैं? बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, बम तक। वहीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत भारत की संसद पार्लियामेंट राज्य विधानसभा परिषद को बना या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसके अंदर एक प्रावधान यह है कि उसी स्टेट असेंबली को स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है, बिल को पास करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। वहीं आइए देख लेते हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें हैं। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीटें हैं और काउंसिल में 75 है। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं पूरे भारत में, 403 है असेंबली की, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की 100 है। वहीं कर्नाटक में 224 हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल की 75 है। महाराष्ट्र में 288 हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की 78 है। तेलंगाना में 119 है और लेजिस्लेटिव काउंसिल की 40 है। आंध्र प्रदेश में 175 है और लेजिस्लेटिव असेंबली की 58 है। आइए एक साथ अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है? फिलिस्तीन, इसे ध्यान रखिए, पैलेस्टीन, पैलेस्टीन, ठीक है, जो कि इजराइल में है। ये ध्यान रखिएगा। ए स्लोवानिया, बी रशिया, सी लिथुआनिया या डी रोमानिया। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है ए। स्लोवानिया ने हाल ही में ही पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया है एक स्वतंत्र राज्य की तरह। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त राष्ट्र में 153 सदस्यों में से 144 द्वारा यह मान्यता प्राप्त है। आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं कहूं कि बाल्फोर घोषणा किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा, बाल्फोर घोषणा पैलेस्टीन और इजराइल से है कि इजराइलों को यहां पैलेस्टीन में बसाया गया था। किसको? इजराइलों को पैलेस्टीन में बसाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति यूएनएचसीओपी की सिफारिश में 1947 में फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है, यूएनसीओपी, आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ये मैप देख लेते हैं। अगर कहें पैलेस्टीन कहां पर है, तो पैलेस्टीन का ध्यान रखिएगा, वेस्ट गाजा, ये गाजा स्ट्रिप को और वेस्ट बैंक को, ये पूरे पार्ट को, इसको मिला के पैलेस्टीन बनता है। इन्हीं दोनों को मिला के पैलेस्टीन बनता है, ध्यान रखिएगा। इनकी कॉमन कैपिटल है जेरूसलम, मतलब इजराइल और पैलेस्टीन की कॉमन कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं, अभी एक प्रश्न चल रहा था बहुत सारा न्यूज पे कि ऑल आइज ऑन रफा, रफा कहां पर है, तो ध्यान रखिए, रफा की लोकेशन ये है। ठीक है, ये है रफा, रफा, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? हर साल ये रैंकिंग आती है। ए
मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या डी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो इसको मिला है ए मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिए मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है, एमआईटी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और पिछले 12 सालों से नंबर 1 पे है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कहां पर है ये, तो ध्यान रखिए यूएसए। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? यूके, ये आपको ध्यान रखना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? यूएसए। कई बार ये प्रश्न पूछ के आता है। तो उसके साथ ये देख लेते हैं इसको पब्लिश कौन करता है। इसको पब्लिश करता है क्वाक्वेरिल साइमंड्स, जो कि लंदन स्थित एक उच्च शिक्षा विश्लेषण है। ठीक है, एक एजुकेशन एनालिस्ट संस्था है। कहाँ की संस्था है ये पूछ लिया था कई बार, ध्यान रखिएगा, यूके की। 2004 में इसको पहली बार लेके आए थे, कई बार ये पूछ लिया था, तो ध्यान रखिए 2004 में पहली बार आया था। वही सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एशिया का सबसे पहले प्रथम पे है। ध्यान रखिए एशिया का अगर पूछा जाए कौन है एशिया का, तो ध्यान रखिए सिंगापुर विश्वविद्यालय। आईआईटी बॉम्बे की जो इंडिया की सबसे टॉप रैंकिंग है 149 है पूरे विश्व में, आईआईटी नंबर 1 इंडिया में। वही एशिया में भारत विशेष रूप से प्रदर्शित विश्वविद्यालय की सूची में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अभी आप कहेंगे सिंगापुर तो पहला स्थान है, एक्चुअली सिंगापुर का एक ही इसमें आया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है, ओवरऑल में सबसे ज्यादा चाइना के विश्वविद्यालय हैं, मतलब उसमें 7-8 हैं, उसके बाद इंडिया के हैं, फिर सिंगापुर। लेकिन वैसे देखा जाए रैंकिंग में तो सिंगापुर का एशिया में नंबर 1 पे आया है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एशिया में। उसी के साथ आप ये देख लीजिए यूएस रैंकिंग, तो रैंक हमारे यहाँ के आईआईटी बॉम्बे को मिली है पहली, आईआईटी दिल्ली को दूसरी, और आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को तीसरी। 2024 का है। वहीं 2023 का देखिए, 2023 में आईआईएस बेंगलोर को मिला था। ठीक है, 155वीं पोजीशन, और आईआईटी बॉम्बे को 172वीं पोजीशन। बस 2-3 ही याद रखिए, आईआईटी दिल्ली को 174, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। स्पर्श सेवाएं जो हाल ही में समाचारों में दिखाई देती हैं किससे संबंधित है? ए एग्रीकल्चर, बी पेंशन, सी ट्रेड या डी रेलवे। इसका सही उत्तर है बी, ये पेंशन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। स्पर्श, स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली। आपको ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 4 बैंकों से एमओयू साइन किया है। उन बैंकों के नाम है बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मार्ट फाइनेंस बैंक। तो ध्यान रखिए इनसे किस लिए, ताकि इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि आने वाले भविष्य में जो भी पेंशन है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो सके, मतलब जितने भी लोग आर्मी के हैं उनको कोई परेशानी ना आए पेंशन प्राप्त करने में। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स फेसिंग, नो प्रॉब्लम इन पेंशन, ये आपको ध्यान रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चुनाव में पहली बार नोटा कब पेश किया गया था? नोटा आपको पता है नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव इसकी फुल फॉर्म है। तो पहली बार कब आया था? ए 2010, बी 2013, सी 2014 या डी 2009। इसका सही उत्तर है बी 2013 में आया था, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने इस बार इतना बड़ा खेला कर दिया कि 2.8 लाख मतदाताओं ने सिर्फ नोटा को ही दे दिया है, ध्यान रखिए। इसीलिए प्रश्न आया था कि जैसे ही ये सब चीजें न्यूज में आती हैं तो प्रश्न बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। भारत के चुनाव आयोग ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया था नोटा को लाने के लिए। अगर कहे कैसे, किसने आदेश दिया था, कैसे आया था, तो ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटा लेके आइए। ठीक है, नोटा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 4 राज्यों में सबसे पहले छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने नोटा को विकल्प पहले ही उपयोग किया था। ठीक है, पूछे पहले कौन? 4 राज्य, इसमें 4 के साथ 5 राज्य थे टोटल। वहीं कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं हमारे देश में? तो 545, लेकिन निर्वाचित कितनी है? 543। ये ध्यान रखें, 550 में से टोटल 543 है। इसमें से 2 लोगों को कौन अपॉइंट करता है? टू अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही कुल राज्यसभा सीटें हैं 250, इसमें 12 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में
मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो मैंग्रोव को लेकर पहली बार रेड लिस्ट जारी की है किसने? ए साइट्स, साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज, ध्यान रखिए यूनेस्को की आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका सही उत्तर है सी IUCN, यानी कि IUCN ने हाल ही में मैंग्रोव्स की संरक्षण के लिए रेड लिस्ट जारी की है। रेड लिस्ट का मतलब जिनके ऊपर खतरा होता है, ठीक है, रेड लिस्ट का मतलब खतरा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN संकरग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची जारी हर साल करता है, ये देखेंगे एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर। अच्छा, पहली बार जूलियन हसले द्वारा 1948 में स्थापित किया गया था, कहां गए? तो ध्यान रखिए जूलियन हसले द्वारा IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? ग्लैंड, ग्लैंड कहां? स्विट्जरलैंड। वही दुनिया के आधे मैंग्रोव को 2050 तक ढहने का खतरा है, तो जो कि बहुत बड़े संकट है ये, क्योंकि मैंग्रोव को कहते हैं इसमें बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, बहुत सारे जल वाले प्राणी इसमें रहते हैं, ध्यान रखें, जानवर प्राणी कुछ भी कह लीजिए आप। वही कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फॉर मैंग्रोव संरक्षण, तो मैंग्रोव के लिए अगर पूछा गया कौन सा संरक्षण है, तो ध्यान रखें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। वही IUCN से रिलेटेड और कन्वेंशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन, जो कि 1971 में था ईरान, ये देखने ईरान में सिटी है रामसर। विश्व धरोहर सम्मेलन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में आया था, ये सब IUCN एडमिनिस्टर करता है। वही कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैंने साइट्स बताया था ना, तो यही है, साइट्स देख लिए CITES, ये आपको ध्यान रखना। वही जैविक विधा पर कन्वेंशन 1992। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली भविष्य की वीडियो को आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखिएगा। ए कुवैत, बी ईरान, सी रशिया, या डी सऊदी अरेबिया। इसका सही उत्तर है सी रशिया। इतने सैंक्शंस लगाने के बाद भी रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर है, मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सैंक्शन लगे वेस्टर्न, क्योंकि रशिया ने जब से यूक्रेन पे युद्ध पे हमला बोला है, तब से उसके ऊपर वेस्टर्न ने बहुत सैंक्शन लगा रखे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूरोप और आपका अमेरिका। उसी के साथ देखना, रूस अब भारत के कुल कच्चे तेल का कितना? 22%, टोटल 22% हमारे देश का, अगर 100% आ रहा है ना उसका 22%। वहीं इराक कितना? 20%। इससे पहले इराक हमारा नंबर 1 पे था, लेकिन अब नंबर 2 पे। वहीं सऊदी अरेबिया 16%। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। पहले नंबर पर कौन है? USA, दूसरे पे चाइना, ये ध्यान रखिएगा। वही भारत का लक्ष्य 2030 से 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने की संभावना है। अब देखते हैं इथेनॉल क्या होता है, आपको पता है ना, गन्ने के इन सब से, हस्क से उसको सड़ा के उससे से निकाला जाता है इथेनॉल, उसे कहते हैं, ठीक है, उसी को करें से मिलाना है। वहीं ओपेक स्थापना कभी थी? 1960 में थी। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। इसके सदस्य 12, 10, 6, मतलब नहीं समझेंगे आप, बताता हूँ। 12 इसके परमानेंट है, ठीक है, 10 इसके अभी टेम्पररी है जो बाद में इन्होंने ज्वाइन किया, और 6 ऑब्जर्वर है, ठीक, इतने सदस्य। टोटल कितने हैं? 12, 10, 22, 22 से 28, टोटल 28 सदस्य, 28। इसी तरह से अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुडलिप्पा इलेक्ट्री अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? ए गुलजार, बी विक्रम सेठ, सी रोमिला थापड़, या डी थानालिंगा पाटासोट्टी। इसका सही उत्तर है डी सिद्धलिंगा पट्टानसेट्टी। ये ध्यान रखिएगा, पट्टानसेट्टी का मतलब कहां से होंगे? ये साउथ इंडिया के हैं, ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया। उसके साथ आइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए जाने अवार्ड की एक बार लिस्ट हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। साहित्य अकादमी में फेलोशिप अवार्ड किसको दिया? रस्किन बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है, पकड़ लीजिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं, किसको दिया? आलोक शुक्ला, जो कि कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। ट्यूरिंग प्राइज जिसे कंप्यूटर का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, किसे मिला? एबी विंटरसन। कमेंट बॉक्स में बताइए एबी विंटरसन कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, किस कंट्री के, ठीक है। वही अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 किसे मिला है? जेनी एपर्सन कैरोस, ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, माइकल हैम्पेक को।
ध्यान रखना किसको, जेनी एपरनबैग को कैरोस के लिए, और ट्रांसलेटर की है माइकल हैफमैन को, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला है विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, किसे मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम की है। वहीं 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसे, पंडित राजेंद्र गंगानाई को मिला है। वहीं है विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलेब को मिला है। इन्होंने इराक और पैलेस्टीन जो युद्ध हो रहा है, तो गाजा में एक औरत ने अपने उसके भतीजे को उसकी लाश की फोटो खींची थी, वो काफी वायरल हुई थी, उसके लिए मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार पावेलेरी सुब्बाराव को मिला है, पी सुब्बाराव को बोलेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन, ये ध्यान रखें लता दीनानाथ की बात हो रही है। एबल पुरस्कार किसको मिला, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मिशेल कालाग्रैंड को मिला है। इरामस पुरस्कार किसे मिला, अमिताभ घोष को मिला है। 2024 प्रिट्जकार पुरस्कार किसे मिला है, रिकेन यामामोटो को मिला है। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे, राधिका सेन को मिला है। वहीं शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसको मिला है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। सॉरी ये कुलकर्णी है, कलकर्णी नहीं। वहां KISS मानववादी पुरस्कार 2021 किसे मिला, रतन टाटा को। 2023 में किसे मिलता, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के स्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके समर्थन से शुरू की जाएगी, A IMF, B IQAir, C यूनेस्को या D वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है डी, वर्ल्ड बैंक के साथ की जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ की परियोजना शुरू करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, अभी हाल ही में ही इन्होंने इस पद को संभाला। इससे पहले कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइए। मनोहर लाल खट्टर, ध्यान रखिएगा। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में, यह ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति का नाम कमेंट करिए। अध्यक्ष कौन है, अजय बांगा। इसके अध्यक्ष कौन है, अजय बांगा जो कि इंडियन बॉर्न है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में 21वीं ITA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। तो इसका उत्तर है A UAE, B इंडिया, C इस्तांबुल या D सिंगापुर। इसका उत्तर B दिल्ली में होगा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली, ठीक है। इससे पहले कहाँ हुई थी, इस्तांबुल में 2023 में जो हुआ था संस्करण, ठीक है। अच्छा वही ITA के डायरेक्टर कौन है, विलिश वाल्स, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में जो भी बैठक हुई है, कहाँ हुई है सम्मेलन, उन सबका फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वही विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में, 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। इधर रायसीना डायलॉग से ध्यान रखकर, रायसीना हिल्स हमारे दिल्ली में, इसलिए यहाँ पर होती है। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी असम में। वही 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कमेंट करिए। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष करेगा 2044वां संस्करण। वही वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गांधीनगर में होगा, ये आपको देंगे, गांधीनगर गुजरात, आपको देना इंडिया। 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक। पहला भारत स्टीम वायलर एक्सपो गुवाहाटी असम। AI सुरक्षा का दूसरा सम्मेलन SK सियोल, मतलब साउथ कोरिया सियोल। पहला कहाँ हुआ था, फर्स्ट कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में करिए। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट UAE मत्सर कंपनी ने किया था, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर एनर्जी समिट। इसी के साथ ये संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ।